हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोगों को मतलब कि घर घर तक ज्ञान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमारा आज टारगेट है कि आज जो व्यक्ति घर पर बैठे हुए हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पर बैठे हुए हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करें। तो हमने उनके लिए यूट्यूब चैनल बनाया है, वहाँ पर जाकर हमारी वीडियो के माध्यम से वो हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप घर पर बैठकर हमसे जुड़ने के लिए तत्पर तैयार रहिएगा। और आज हम आप लोगों को बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का, जिसका नाम है जीवों में जनन। ठीक है, तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। हम पहला चैप्टर स्टार्ट करके आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जनन की कि जनन क्या होता है। जनन को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जनन होता है, ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक जीव है, ठीक। जब कोई एक जीव, जैसे कि जो जनन है वो दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। तो अब मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब जीवों के द्वारा अपने जैसे नए जीवों का निर्माण किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जनन। देखिए, इसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है। तो देखिए, अगर लैंगिक जन्म हुआ है, अगर मान लीजिए ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल, ये मेल, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, आपस में ये मैथुन करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, फीमेल एक न्यू बच्चे को क्या देती है, जन्म देती है। ये सभी जो प्रोसेस है वो जनन के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये लोग जनन कर रहे हैं, इस जनन का हमारे जीवन में क्या फायदा है। अगर जनन करते हैं तो जनन का कोई ना कोई तो फायदा होता होगा, इसीलिए जनन किया जा रहा है। तो जनन का क्या महत्व है वो हम समझ लेते हैं। देखिएगा, यह आवश्यक जैविक प्रक्रिया है। इसका मतलब जो जनन है बहुत आवश्यक है, और जैविक प्रक्रिया का मतलब ये केवल जीवित जीवों में होती है, ठीक। इसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है, जनन में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन के द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। तो देखिए, पेपर में यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, 2 नंबर में ये पूछा जाता है कि जनन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये बना लेना है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपके सामने नोट्स भी दिखाई दे रहे होंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए इन नोट्सों को, जिससे कि ये आपको बाद में हेल्प कर सकें। अब हम बात करते हैं कि जो जनन है वो कितने प्रकार का है। तो आपको बता दें, जनन 2 टाइप का होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम अलैंगिक जनन बोलते हैं, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लैंगिक जनन बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होते हैं। तो देखिएगा, अलैंगिक जनन, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक की अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने ये बनाया अमीबा, ठीक। तो यहां पर एक अमीबा है, ये एक अमीबा आगे चलकर इसमें बाइनरी फिजन होता है, द्विविखंडन होता है। ये अमीबा क्या करता है, 2 अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें युग्मक नहीं बने थे, ठीक। इसमें केवल एक जनक था, एक जनक ने ही 2 जीवों का निर्माण किया, 2 संततियों का निर्माण किया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे अलैंगिक जनन। इसमें एक जनक भाग लेता है संततियों को उत्पन्न करने के लिए बिना युग्मक के मिलन के द्वारा, ठीक। चलिए, अब हम देखते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। जब 2 जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, देखिए एक फीमेल और एक मेल, 2 हो गए, तथा नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है। इसका मतलब फीमेल में अंड होगा, मेल में शुक्राणु होगा, ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलेंगे तो जायगोट बनेगा, और जैसे ही जायगोट बन जाता है, जायगोट बनने के बाद ये नए जीव का निर्माण करेगा, ठीक। तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। तो इसका मतलब इसमें 2 नर और मादा ने आपस में क्या किया, मिलन किया, उसके बाद में न्यू
वो जीव का निर्माण हुआ, इसको हम लैंगिक जनन बोलेंगे। ठीक, यहां तक क्लियर है आप लोगों का? चलिए अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, कि अलैंगिक जनन जो होता है वो किस प्रकार है, इसमें क्या होता है, इसे हम समझने वाले हैं। इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। ये देखिए अमीबा में केवल एक जीव ने भाग लिया था। इसमें वयस्क बनने के बाद जीव अपनी जैसी हूबहू संतान उत्पन्न करता है। इसका मतलब इस अमीबा ने ये 2 अमीबा तैयार किए थे, ये हूबहू अपने जनक के समान होंगे। इनमें कोई विशिष्ट ऊतक या अंग नहीं होते, इनमें कोई विशिष्ट ऊतक नहीं होंगे, ना ही कोई विशिष्ट अंग होंगे। अलैंगिक जनन में तेजी से जनन होता है। इसका मतलब कि जो जीव जितना छोटा होता है वो जनन उतनी ही तेजी के साथ करता है। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं। ई कोलाई, ये एक जीवाणु होता है, ये अपने आप को 20 मिनट में विभाजित कर लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब अलैंगिक जनन तेजी से होने वाला जनन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्लोन। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवांशिक व संरचनात्मक रूप से जनक के समान होती हैं, अर्थात अपने जनक का क्लोन होती हैं। इसका मतलब ये हमारे पास जो संतति थी ये आनुवांशिक और संरचनात्मक रूप से अपने जनक के कैसी थी, समान। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे क्लोन। क्या बोलेंगे? क्लोन। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि क्लोन किसे कहते हैं, बस आपको ये बताना है। 1 नंबर में आता है बोर्ड में, तो आप देखिए यहां पर टिक भी लगा हुआ है, काफी इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं। अलैंगिक जनन निम्न प्रकार का है, मतलब अलैंगिक जनन जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें सबसे पहला है कोश का विभाजन, इसी को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। ये है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब वो जीव रखे जाते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा जीवाणु, नीली हरी शैवाल, या फिर आपने नाम सुना होगा माइकोप्लाज्मा, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। तथा एक कोशिकीय जीव में जनक कोश का 2 में विभाजित होकर नए जीवों को जन्म देती है, जैसे जीवाणु, मोनेरा और प्रोटिस्ट। इसका मतलब कि कोई एक जीव है, ये एक जीव क्या करता है, अपने आप को विभाजित कर लेता है, अपने आप को ब्रेक कर लेता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। जब सेल विभाजित हो जाती है तो उसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं, और ये प्रोसेस मोनेरा में और प्रोटिस्टा में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इन नोट्सों को बनाते चलिएगा क्योंकि नोट्स काफी इंपोर्टेंट हैं। आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए ये वीडियो दिखाई दे रही होगी, अब क्या करना है, इस पूरे का आप मतलब कि वीडियो को पॉज कर कर इसको पूरे को अपने नोट्स में, मतलब नोट्स इसे बना लीजिए। ठीक है, चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। होना चाहिए बस। चलिए देखिए, अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है द्वि विखंडन। द्वि विखंडन को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन को देखेंगे, इसमें क्या होता है, एक कोई जीव होता है, एक जीव मतलब कि एक जो जीव होगा वो क्या करेगा, 2 जीवों में विभाजित हो जाता है, मतलब एक कोशिका 2 कोशिका में डिवाइड हो जाती है। जब एक कोशिका 2 कोशिका में डिवाइड हो जाएगी तो इसी को हम क्या बोलेंगे, द्वि विखंडन। इसमें एक कोशिका 2 भागों में बट जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से वृद्धि कर जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियन, यूग्लिना इत्यादि। यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि जो अमीबा है वो धीरे धीरे इसका जो केंद्रक है वो विभाजित होने की कगार पर है और हमारा 2 अमीबा में ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे है मुकुलन। मुकुलन हमारा तीसरा पॉइंट है, इसको हम बडिंग बोलते हैं। ये जो पाया जाता है ये मिलता है यीस्ट में, और यीस्ट जो होता है ये एक कोशिकीय फंजाई होता है। ये क्या होता है, ये एक कोशिकीय फंजाई। ठीक है, ये लीजिए, ये हमारे पास कोई यीस्ट है। ठीक है, और ये यीस्ट धीरे धीरे क्या करेगा, इसके ऊपर जो कलिका निकली हुई है ये कलिका आगे चलकर ये अलग हो जाती है, इसको हम मुकुल बोलते हैं। जब यीस्ट का मुकुल
मातृ यीस्ट से अलग हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मुकुलन। आइए देख लेते हैं। यीस्ट में छोटी कलिका उत्पन्न हो जाती है। यहां पर देखिए ये कलिकाएं हैं, ठीक है, जो जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं। अभी ये जुड़ी हुई हैं, आगे चलकर क्या होंगी, मान लीजिए आगे चलकर ये पूरी तरीके से मान लीजिए अलग हो जाएं, ठीक है। लेकिन बाद में किसी कारण से अलग हो जाने पर ये नए जीव में बदल जाती है। देखिए ये मातृकोशिका थी, मातृकोशिका मतलब मास्टर यीस्ट है, ये कलिका थी। जब कलिका यह मातृकोशिका से कलिका अलग हो जाती है तो एक संतति कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मुकुलन। और ये कई बार पेपर में आ चुका है कि मुकुलन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए या मुकुलन को समझाइए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है अलैंगिक चल बीजाणु जू स्पोर। इनमें चल बीजाणु सामान्य सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती हैं। आपको बता दें कि इसमें कुछ ऐसे शैवाल पाए जाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस तरीके के शैवाल होते हैं। इन शैवालों को हम बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में ये फ्लेजेला पाया जाता है। इस फ्लेजेला की सहायता से ये क्या करते हैं, ये करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर पानी में मूव करते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए क्लेमाइडोमोनास मैंने बनाकर भी दिखा दिया है आपको। आइए अगला है हमारे पास कोनिडिया। ये अचल बीजाणु होते हैं। ये देखिए चल बीजाणु था लेकिन ये अचल है। कोनिडिया अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं। ये देखिए कोनिडिया की डायग्राम दे रखा है। यहां पर जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोनिडिया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कोनिडिया बोलेंगे। कोनिडिया पेनिसिलियम के अंदर पाए जाते हैं। पेनिसिलियम में जो जनन होता है वो कोनिडिया के माध्यम से होता है। देखिए आगे हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पुनरुद्भवन। ये 6वां पॉइंट है, इसको हम रीजनरेशन भी बोल देते हैं। रीजनरेशन क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया जो होता है ये चपटे कृमि कहलाते हैं और इसको हम प्लेटी हेलमंथी संघ में रखते हैं। ये जब किसी कारणवश 2 या 3 भागों में डिवाइड हो जाते हैं तो इनका प्रत्येक भाग वृद्धि कर कर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो जीवों की इस क्षमता को हम क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन, ठीक है। प्लेनेरिया में भी पाया जाता है और ये गुण हाइड्रा में भी पाया जाता है। हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ का एक प्राणी होता है, ठीक। कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है जो संतति उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। ये किस में होगा, हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। हाइड्रा देखिए कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है और प्लेनेरिया कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है। अगला हमारा है जेम्ब्यूल 7 नंबर का। इसका निर्माण स्पंज में होता है। स्पंज आप लोग जानते होंगे, स्पंज को हम बोलते हैं पोरीफेरा। क्या बोलते हैं, पोरीफेरा बोलते हैं। और स्पंज कुछ इस तरीके, स्पंज के अंदर जो जेम्ब्यूल होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। देखिए ऐसा बॉक्स होता है, इसके अंदर ये जेम्ब्यूल हैं। जब ये जेम्ब्यूल यहाँ से निकलते हैं पानी में तो नए पोरीफेरा का निर्माण करते हैं या फिर नए स्पंज का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये स्पंज का है, स्पंज के जेम्ब्यूल का। तो जेम्ब्यूल द्वारा जनन, अलैंगिक जनन किसके द्वारा किसमें होता है, तो आप बताएंगे पोरीफेरा में या स्पंज में, ठीक है। चलिए तो हमारा आज का जो टॉपिक था ये था अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर हम आपसे बात करें कि पेड़ पौधे में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है, पेड़ पौधे का मतलब कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में अलैंगिक जनन किस प्रकार होगा वो हमें समझना है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए आइए चलते हैं। पौधों में कायिक जनन, पौधों में कायिक जनन, ठीक है। हम ये समझेंगे कि पौधों में कायिक जनन कैसे होता है। चलिए देखिए, पौधों में कायिक जनन मात्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों का बनना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। पेपर में या तो कायिक जनन आएगा या फिर कायिक प्रवर्धन आएगा। इसमें संतति पौधे के सभी लक्षण व गुण मात्र पौधे के ही समान होते हैं। ये अलैंगिक जनन है। इसका मतलब अलैंगिक जनन में जो भी
जीव उत्पन्न होते हैं अलैंगिक जनन से, उसमें जो गुण होंगे वो मात्र पौधे या मात्र जीव के ही समान होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो हम बताएंगे ये 2 प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। इसमें पादपों का कोई अंग मात्र पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाता है। यह क्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है। पौधे का कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती हैं, ये इस प्रकार रूपांतरित होते हैं कि वे अंकुरित होकर नया पौधा बना सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें होना क्या है, बस इतना सा काम होता है कि पेड़ पौधे का जड़, तना या पत्ती, ठीक है, इन संरचनाओं के द्वारा हम क्या करेंगे, नए पौधे का निर्माण करेंगे। वैसे नया पौधे का निर्माण जो होता है वो बीज के द्वारा होता है। हमने क्या लगा दिया, बीज लगा दिया, नया पौधा बन जाएगा। भाई हमें क्या करना है, इसमें बीज का उपयोग हम करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी पौधे का निर्माण होगा। किसके द्वारा, जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा, कुछ अन्य संरचनाएं भी होती हैं, वो हम अभी बताएंगे। चलिए, सबसे पहले हमने आपको बताया भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं इसको हम, अंडरग्राउंड स्टेम। अनुकूल परिस्थितियों में भूमिगत तना पर स्थित कचस्थ कलिकाएं वृद्धि करके नया पौधा बना लेती हैं। ये भोजन संग्रहण करती हैं। इसका मतलब कि ऐसा तना जो जमीन के नीचे पाया जाता है, उसमें भोजन एकत्रित होता है और वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आपको ने नाम सुना होगा आलू, अरबी, उसके साथ प्याज, हल्दी, अदरक, ये सभी जमीन के नीचे पाए जाने वाले तने होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कंद, ट्यूबर बोलते हैं। आलू पर स्थित आंख मिलती है, जैसे मान लीजिए ये हमारा आलू है, आलू पर कुछ इस तरीके की संरचनाएं मिलती हैं, ठीक है, इनको हम आंख बोलते हैं। ठीक, इनकी जो कचस्थ कलिकाएं हैं, ये इनको अनुकूल वातावरण जब मिलता है तो यहीं से नए पौधे को बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक, अनुकूल समय में अंकुरित होकर नया पौधा बना लेती हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिए अगला हमारा पॉइंट है प्रकंद। प्रकंद को हम राइजोम बोलते हैं। ये भूमिगत तना मृदा के क्षैतिज वृद्धि करता है। इसका मतलब कि हमारे पास ये भूमि है तो ये जो तना होगा वृद्धि करेगा। कैसे, मृदा के भूमि, ये जो मृदा है इसकी कैसे क्षैतिज वृद्धि करेगा। ठीक है, इस पर पर्व संधि व पर्व संधियां मिलती हैं। पर्व संधियां सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं और यही अनुकूल वातावरण मिलने पर नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो प्रकंद में क्या है, अदरक है, हल्दी है। एक एग्जाम्पल और मैं बता देता हूं आपको, एक एग्जाम्पल है केला। ठीक है, तो केला में भी जो जनन होता है, ये नीट में आ चुका है, नीट में पूछा जा चुका है कि केला में जनन होता है किसके द्वारा, तो आप बताएंगे प्रकंद के द्वारा। अदरक वाला 2015 में नीट में आ चुका है कि प्रकंद में मतलब कि मिलान करने के लिए आता है, ABCD करके दे देगा और इधर की साइड में आपको ऑप्शन दे देगा एग्जाम्पल, आपको मिलान करना होता तो प्रकंद में क्या दे रखा था, अदरक दे रखा था। अगला है घनकंद, कॉर्न बोलते हैं। यह भूमिगत तना मृदा में ऊर्ध्व वृद्धि करता है। पर्व संधियों पर स्थित कचस्थ कलिकाएं विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, केसर, जिमीकंद और अरबी। तो यहां पर देखिए ये भूमिगत तना क्या करेगा, मृदा के ऊर्ध्वाधर वृद्धि करेगा। वो क्षैतिज वृद्धि करता था, ये कैसे वृद्धि करता है, ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। इन दोनों में ये अंतर है। ठीक है, आइए अगला है शल्ककंद, इसको बल्ब बोलते हैं। मासल शल्क पत्रों के आधार पर स्थित कचस्थ कलिकाएं अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप का निर्माण करती हैं। ठीक है, शल्क पत्र में, बल्ब में क्या क्या रखे जाते हैं, प्याज, लहसुन, रजनीगंधा इत्यादि। क्लियर। अब बात करेंगे हम किसकी, अर्धवायवी तना। अर्धवायवी तना का आप एक मतलब और समझ लीजिए, हमारे पास ये भूमि है, इसका अर्धवायवी तना में कुछ भाग जमीन के ऊपर होता है, कुछ जमीन के नीचे, कुछ जमीन के ऊपर, कुछ जमीन के नीचे। अर्ध का मतलब अर्धवायवीय, आधा जमीन के ऊपर, आधा जमीन के नीचे। अर्धवायवी तना के पर्व संधियों से विकसित शाखाएं पृथक होकर नया पौधा बनाती हैं। यह भूमि के समांतर क्षैतिज वृद्धि करते हैं। आपने देखा होगा घास वगैरह जो होती है, ये क्षैतिज है तो क्षैतिज के क्या करेंगे, इसके चारों ओर इस तरीके से वृद्धि करती हैं। ठीक है, कुछ मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। ऊपरी बुस्तारी, ऊपरी बुस्तारी में दूब घास और खट्टी बूटी को रखा गया है।
अंत्य भुस्तारी में पुदीना को रखा गया है, ये वाला नीट में आ चुका है एक बार। भुस्तारी में स्ट्रॉबेरी और अरबी को रखा गया है। भुस्तारिका में इसमें प्रत्येक पर्वसंधि से पत्तियों का एक समूह निकलता है। जलीय समुद्र शोक, वाटर हाइसिंथ जलों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है जिससे मछलियां मर जाती हैं, जैसे पिस्टिया। ये भी 2015 में नीट में आ चुका है। आपको बता दें कि आपने अगर तालाब देखा होगा तो तालाब में जलकुंभी देखी होगी, जो बहुत ही कम समय में पूरे तालाब को क्या कर देती है, पूरी तरीके से कंप्लीट उसे भर देती है। तो इसके अंदर जो जनन होता है वो बहुत तेजी के साथ होता है। आपको बता दें कि ये एक जल में मिलने वाला खरपतवार है, जो हमारे जो तालाब होता है, तालाब के चारों ओर इस तरीके से इसे ढक लेता है। और जमीन तो होती नहीं है, पानी होता है, तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या करता है, ये खींच लेता है। जैसे ऑक्सीजन खींच लेगा तो पानी के अंदर जो मछलियां होती हैं वो तड़प तड़प के क्या कर जाती हैं, मर जाती हैं। ठीक है, आइए आगे हम चलते हैं। अभी जो हमने देखा था वो देखा था तना द्वारा जनन। अब हम देखेंगे मूल का मतलब कि जड़ जो होती हैं, ऐसी कौन सी जड़ें पाई जाती हैं जमीन के अंदर जो जनन में हेल्प करती हैं। देखिए इसमें दे रखे हैं, अनेक पौधों की जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। फॉर एग्जाम्पल डहेलिया, शकरगंध, शतावर, इनके अंदर ये विशेष गुण होता है कि इन जड़ों के द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला है पत्ती। मतलब पत्ती के द्वारा भी हम जनन कर सकते हैं, मतलब कि पत्ती कोई जमीन पर गिर जाए और वहां से नया पौधा बनना शुरू हो जाए, ऐसा भी हमारी प्रकृति में मतलब कि कुछ पौधे की पत्तियों में ऐसा विकास है। अनेक पौधों की मांसल पत्तियां कायिक जनन में सहायता करती हैं, जैसे ब्रायोफिल्लम को पत्थर जटा बोलते हैं, बेगोनिया और कैलेंचो। ये ब्रायोफिल्लम कई बार आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्रायोफिल्लम में किस संरचना के द्वारा जनन होता है, तो आप बताएंगे पत्ती के द्वारा। ठीक है, चलिए आइए हमारा कुछ पॉइंट और हैं, अभी लास्ट का पॉइंट है, ये देख लीजिए। ये है, इसको हम बोलते हैं बुलबिल। ठीक है, बुलबिल बोलते हैं या फिर पत्रिका बोलते हैं। डायस्कोरिया तथा लिलियम की पत्तियों के कक्ष से प्रकलिका निकलती है। बुलबिल पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाती है। ये बुलबुल के द्वारा जनन किस में होता है, एवेग में, ग्लोवा बल्बिफेरा में, अनन्नास में, और ये डायस्कोरिया तो हम आगे एग्जाम्पल लिख ही चुके हैं। ठीक है, आइए तो हमने अभी आप लोगों को ये समझाया कि पेड़ पौधे के अंदर कायिक जनन किस प्रकार होता है, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा और बुलबिल के द्वारा। आपको बता दें कि कायिक जनन जो हमने किया है इसके फायदा क्या हैं, इसके कुछ ना कुछ तो फायदे होंगे, तो हम बताएंगे कि इन कायिक जनन के क्या फायदा है, इनका क्या महत्व होता है। ठीक है, चलिए देखिए, कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व। कायिक प्रवर्धन के परिणाम स्वरूप प्राप्त पादप के लक्षण जनकों के समान होते हैं। मतलब जो पौधा था, जो नया पौधा था, वो मातृ पौधे के समान होगा। ये पौधों के जनन की सरल और तेजी से गुणित होने की सर्वोत्तम विधि है। यह प्रवर्धक की सस्ती और आसान विधि है। इस विधि द्वारा पुराने पादपों के समाप्त होने से पहले नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त पौधे रोग रहित होते हैं। तो दोस्तों आपने ये सारे पॉइंट देखे हैं, इन सभी पॉइंटों को आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर आप इनके नोट्स बनाइएगा, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा और उसके बाद में डेली इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप यकीन मानिए कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको दिया जा रहा है कंटेंट, ये बेस्ट है। और पूरा पेपर हम आपसे पहले ही आपको बोलकर चले कि पूरा पेपर इसी में से फंसने वाला है। और 2020 में जो पेपर हुए थे वो भी पूरा इसी के अंदर के आया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि सर कैसा करा रहे हैं या नोट्स कैसे हैं, कुछ भी नहीं सोचना। आपको बस ट्रस्ट रखना है सर पर, चाहे वो कोई से भी सर हो, उनके ऊपर ट्रस्ट रखना है और आपको बस लग जाना है पढ़ाई में। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सभी लोगों को जय रस्तु।